अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो किसी भी होस्ट सेल के साथ अटैच होते हैं और किस तरह से इनकी डिवीजन जो है वो स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट स्टेप देखा जाए तो सबसे पहले इनका जो स्टेप होता है वो अटैचमेंट का होता है, जिसको एड्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। कि बैक्टीरियोफेज जाता है और जाकर होस्ट सेल के साथ अटैच हो जाता है और होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट की एक प्रॉपर साइट होती है जिसको रिसेप्टर साइट कहा जाता है। जैसे एंजाइम वाले में आपने पढ़ा था कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ एक स्पेसिफिक साइट जिसको एक्टिव साइट कहा जाता है वहां पर अटैच होता है। इन द सेम वे इसके अंदर भी ऐसा होता है कि होस्ट सेल के ऊपर एक रिसेप्टर साइट होती है, तो बैक्टीरियोफेज उस साइट के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। तो बैक्टीरिया की रिसेप्टर साइट जो है उसकी सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है और वहां पर जाकर बैक्टीरियोफेज अटैच हो जाता है। जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियम की सेल वॉल के ऊपर अटैच हो जाता है तो उनके दरमियान एक वीक सा केमिकल बॉन्ड बन जाता है। वीक इसलिए बनता है क्योंकि उसने उस जगह को डिसॉल्व करना होता है, सेल वॉल को डिसॉल्व करके अंदर की तरफ पेनिट्रेट करना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन एक ऐसा स्टेप होता है जिसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज होता है उसकी टेल जो है वो एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको लाइसोजाइम कहा जाता है। और लाइसोजाइम का ये काम होता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है जहां पर बैक्टीरियोफेज अटैच है वहां पर वो सेल वॉल को डिसॉल्व करता है ताकि सेल वॉल डिसॉल्व हो और वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो सके। जब सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि वायरस जो है वो अपना डीएनए जो है वो होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है। जैसे इंजेक्शन की एग्जांपल आप ले लें कि इंजेक्शन के अंदर आप जो उसका सारा मटेरियल होता है डॉक्टर क्या करता है सिरिंज के अंदर फिल कर लेता है और आपको इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन में जो मटेरियल होता है वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर सिरिंज जो है वो बॉडी से बाहर आ जाती है। इन द सेम वे ये क्या करता है कि अपना मटेरियल जो है वो होस्ट के जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है और इसका जो प्रोटीन कोट होता है जो कि इसका हेड और टेल का स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी के बैक्टीरिया के बाहर ही रह जाता है और इसका जो इंटरनल मटेरियल होता है अपना इसका जो डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल वायरसेस हैं जो कि अपना प्रोटीन कोड जो है वो बाहर सेल के बाहर नहीं छोड़ते बल्कि एज अ होल जो है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये एक मेथड था कि किस तरह से ये अटैचमेंट, जैसे कि ये डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है कि एक बैक्टीरियोफेज है जो कि आता है और आके बैक्टीरिया के ऊपर अटैच कर जाता है। लैंडिंग इसकी हो रही है, फिर अटैचमेंट हो जाती है, फिर उसके बाद टेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर इसके बाद इसकी पेनिट्रेशन होती है, डीएनए ये होस्ट के अंदर एंटर अपना जो है वो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो कि बताया गया है कि किस तरह से फेज जो है अपना डीएनए होस्ट के अंदर इंजेक्ट करता है। तो ये मेथड आपने इसको देखना है। जैसे ही वायरस जो है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो उसके बाद उसका क्या काम होता है कि वो होस्ट की जितनी भी बायोसिंथेटिक मशीनरी है जो डिवीजन में काम करती है उसके ऊपर अपना होल्ड कर लेता है। और जो वायरस के अपने कंपोनेंट होते हैं डीएनए और प्रोटीन, होस्ट को कमांड देता है कि वो अपनी मशीनरी के थ्रू वायरस के कंपोनेंट्स को बनाना स्टार्ट कर दे और इस तरह से वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। 25 मिनट्स के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो बन जाते हैं। इसकी रेप्लिकेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही थोड़े टाइम में इनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। जब इनका नंबर इतनी तेजी से बढ़ता है जैसे कि 25 मिनट्स के अंदर बैक्टीरिया के अंदर 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो बन जाते हैं तो बैक्टीरिया का सेल अल्टीमेटली बर्स्ट कर जाता है क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती। और इसके बर्स्ट करने का मतलब है कि ये प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो बैक्टीरियल सेल जो है वो बर्स्ट कर जाता है और ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी, और उसके अंदर से 200 या फिर जितने भी बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो बनते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं फिर इस तरह से ये फेजेस जो होते हैं ये रिलीज होके इन्वायरमेंट में जाते हैं और फिर न्यू बैक्टीरिया को ढूंढते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं और नया लाइटिक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस साइकिल को कहा जाता है लाइटिक साइकिल।
इस साइकिल में क्या होता है कि इसी तरह से फिर बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो नए बैक्टीरिया के साथ अटैच होते हैं और फिर उसकी मशीनरी को होल्ड करते हैं। फिर हर फेज जो है वो एक बैक्टीरिया के अंदर जाके उसकी मशीनरी को होल्ड करेगा और फिर बहुत से न्यू फेजेस जो हैं वो बनेंगे, बैक्टीरियल सेल बर्स्ट हो जाएगा और फेजेस जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे और फिर इस तरह से वो न्यू बैक्टीरिया को सर्च करेंगे और साइकिल जो है वो चलता रहेगा और इस साइकिल को कहते हैं लाइटिक साइकिल। और वो फेज जिसकी वजह से होस्ट सेल या बैक्टीरियल सेल जो है उसकी लाइसिस होती है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसको लाइटिक और वायरुलेंट फेज कहा जाता है। मतलब वो फेज जो कि बैक्टीरिया के साथ अटैच हुआ था, जिसने रेप्लिकेशन स्टार्ट की होस्ट के अंदर जाके और जिसकी वजह से नंबर इतना इंक्रीज किया और होस्ट सेल जो है वो बर्स्ट कर गया, उसकी डेथ हो गई, तो उस फेज को कहा जाता है लाइटिक और वायरुलेंट फेज। तो ये डेफिनेशन आपने करनी है, बताना है लाइसिस क्या होता है, लाइटिक साइकिल क्या होता है और लाइटिक और वायरुलेंट फेज क्या होता है। वायरसेस हमेशा ऐसा नहीं होता कि फेज जो है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर हुआ और फिर फौरन से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी और बैक्टीरियल सेल्स को बर्स्ट करके उसकी डेथ कर दे, ऐसा हमेशा नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो वायरस का डीएनए होता है वो होस्ट की मशीनरी को ओवरऑल टेक ओवर नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। इस तरह से जो फेज इस स्टेट में होता है जो कि बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाता है और उसकी बर्स्टिंग नहीं करता और उसकी बॉडी के अंदर जो है वो नॉर्मली रहता है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो पास करता जाता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करता रहता है और बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ऐसे फेज जो फेज ऐसी स्टेज में होता है, इस स्टेट में फेज को कहा जाता है प्रोफेज और इस प्रोसेस को कहा जाता है लाइसोजेनिक। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर फेज जो है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर होता है लेकिन उसके क्रोमोसोम के साथ अटैच होकर रह जाता है। वो होस्ट की मशीनरी को होल्ड नहीं करता, होस्ट अपनी लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखता है और फिर जब उसकी रिप्रोडक्शन होती है तो उसकी जो आने वाली जनरेशन होती है ये फेज जो है उसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है लेकिन उसको कोई भी नुकसान नहीं देता। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वायरल डीएनए जो है वो होस्ट के क्रोमोसोम के साथ सेपरेट हो जाता है और लाइटिक साइकिल जो है जो स्टार्ट हो जाता है और वो फिर बैक्टीरिया को बर्स्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। अब लाइसोजेनिक जो बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई वायरस या कोई ना कोई फेज प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर अब वो फेज जो है उस बैक्टीरिया के अंदर अटैच है, उसकी मशीनरी के साथ अटैच है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं उनके ऊपर अगर कोई और फेज सेम तरह का या कोई सेम इन्फेक्शन जो है वो हमला करता है तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता क्योंकि उनके अंदर उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है। और ऐसा फेज जो कि लाइसोजेनिक कॉज करता है उसको टेम्परेट या फिर लाइसोजेनिक फेज कहा जाता है। तो आपने इस साइकिल में 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले ये याद रखना है एक फेज होता है, फेज आके बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होता है, उसके साथ अटैच होके उसकी सेल वॉल को ख़त्म करता है और बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाता है। जब वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाता है तो बैक्टीरिया की मशीनरी के ऊपर अपना होल्ड कर लेता है और खुद से उसके अंदर डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। जब उसका नंबर बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिवाइड कर जाता है, जैसे 25 मिनट्स में 200 तक उसकी जनरेशन जो है उसकी कॉपीज बन जाती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल जो है वो बर्स्ट कर जाता है। तो इस साइकिल को कहा जाता है इस साइकिल को कहा जाता है लाइटिक साइकिल। और ये चीज़ आपने याद रखनी है। और लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बैक्टीरिया के अंदर फेज एंटर तो करता है लेकिन होस्ट की मशीनरी को होल्ड नहीं करता, बल्कि उसके क्रोमोसोम के साथ अटैच होकर आराम से रहता है और बस्टिंग भी नहीं करता और अगली जनरेशन में इसी तरह से पास होता रहता है। लेकिन पॉसिबल है कि किसी भी जनरेशन के अंदर वो क्रोमोसोम के साथ डी अटैच हो जाए और ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो है वो लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर दे और फिर उसकी ब्रेक डाउन कर दे। ये वह ऐसी ही चीज़ है जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कि आपके जीन्स में प्रेजेंट होती हैं। वो अगर आपकी नस्ल में जैसे आपके फादर को है तो बच्चों में से किसी के अंदर एंटर हो सकती है। और हो सकता है कि बच्चों में एंटर उसके जीन्स बच्चों के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन बच्चे को वो बीमारी नहीं होती।
उन बच्चों के आगे बच्चों में वो बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। तो बच्चे के पेरेंट्स में अगर बीमारी ना भी हो तो उसके दादा दादी नाना नानी किसी में हो सकता है वो प्रेजेंट हो, तो वो जीन्स उसके पेरेंट्स में तो एक्टिव नहीं हुए थे लेकिन उस बच्चे में एक्टिव हो गए। तो ये क्वाइट पॉसिबल इसी तरह से होता है कि बैक्टीरिया के अंदर फेज जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन कोई भी ऐसी जनरेशन हो सकती है जिसके अंदर वो एक्टिवेट हो जाए और उसकी लाइसिस कर दे। तो ये कुछ इसकी स्टेजेस हैं जो कि आपने तैयार करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो शो की गई है कि किस तरह से ये सारी वर्किंग होती है। इस साइकिल को अगर आप स्टार्ट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें तो यहाँ पर देखें कि ये एक बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेजेस आते हैं और आकर बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल के ऊपर अटैच हो जाते हैं। ये फेज आया, इसके ऊपर अटैच हो गया। अटैच होने के बाद इसने क्या किया कि अपना जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया। डीएनए जब बैक्टीरियल सेल के अंदर इसने इंजेक्ट कर दिया तो वो आकर इसकी होस्ट की मशीनरी के साथ क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया है। अब दो तरह की प्रोसेसेस चलती हैं। एक तो ये कि ये चुप करके उसके अंदर रहे और इसके साथ ही डिवाइड करता जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि फेज जो है वो रेप्लिकेट होता जाता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ। तो जिस तरह से बैक्टीरिया डिवाइड करता जाएगा, तो ये देखें रेड कलर का इसका डीएनए था जो कि यहाँ पर अटैच हो गया होस्ट की मशीनरी के साथ, और यहाँ पर उसकी मशीनरी के साथ साथ जो है वो डिवाइड होता जाएगा। ये रेड और ब्लू कलर का जो है वो होस्ट का है और जो रेड कलर का है वो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। तो ये इसके साथ रेप्लिकेट होता जाएगा और इस तरह से इनका लाइफ साइकिल जो है वो चलता जाएगा और डिवाइड होता जाएगा। लेकिन एट टाइम्स इंडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। उसमें क्या होता है कि ये इसके जो होस्ट का डीएनए है, होस्ट के क्रोमोसोम है, उसके साथ से डी अटैच हो जाता है और उसकी सारी मशीनरी को होल्ड कर लेता है और उसको कमांड देता है कि वो अपने सिंथेसिस करने की जगह पर इनकी सिंथेसिस करना है, इसके प्रोटीन और डीएनए की सिंथेसिस करना स्टार्ट कर दें। तो एक केस तो ये है जिसके अंदर ये इसका डीएनए जो है वो होस्ट के क्रोमोसोम के साथ अटैच हुआ और नॉर्मली उसकी लाइफ साइकिल चलता रहता है और उसके साथ साथ जो है वो अटैच होके ये चलता रहता है, नेक्स्ट जनरेशन में जाता रहता है। दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंडक्शन का प्रोसेस हो जाए और ये होस्ट के क्रोमोसोम के साथ से सेपरेट हो जाए, ये रेड और ब्लू सेपरेट हो जाए और सेपरेट होके फिर ये क्या करेगा कि होस्ट के जो अपना उसका डीएनए है या क्रोमोसोम है उनको डिवाइड नहीं करने देगा और उसको कमांड दे देगा कि ये जो इसकी अपनी सारी मशीनरी है, इसके प्रोटीन और डीएनए है, उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। अब क्या होगा, उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर इसके हेड्स बन गए हैं, इसका डीएनए है, आहिस्ता आहिस्ता इनकी पैकिंग स्टार्ट होने लग जाती है, मैच्योरेशन स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट स्टेज में इनकी टेल्स की फॉर्मेशन भी हो जाती है। जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तो बैक्टीरियल सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है और बर्स्टिंग के बाद जो फेजेस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और फिर ये एक नया बैक्टीरियल सेल ढूंढते हैं और उसके ऊपर अटैच होते हैं और इनका साइकिल जो है वो स्टार्ट रहता है। फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो जाती है कि ये किसी ना किसी के ऊपर एक एक जो है वो आकर अटैच होता जाता है, उसके अंदर एंटर करता है अपना डीएनए। और एट टाइम्स तो ऐसा होता है कि साइकिल नॉर्मली चलता रहता है, ये उसके क्रोमोसोम के साथ अटैच रहता है, मशीनरी चलती रहती है, एक साइकिल चलता रहता है। लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि इंडक्शन का प्रोसेस हो जाता है और होस्ट की अपनी डिवीजन की जगह पर ये क्या करता है कि अपना प्रोटीन और अपना डीएनए जो है उससे डिवाइड करा के अपनी कंप्लीट फॉर्मेशन करके और इसका नंबर इतना इंक्रीज कर जाता है कि सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है और फिर से ये एक नया साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका साइकिल आपने करना है, इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपने करनी है, इसको आप देखेंगे। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस का न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज और इसका स्ट्रक्चर, इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो डिसाइड करती है कि वायरस किस टाइप का होगा। प्लांट्स, एनिमल और बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं और ये किस तरह से डिवाइड होते हैं ये डिपेंड करता है कि वायरस किस तरह का है, किस स्ट्रक्चर का है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। वायरस जो होता है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है, आरएनए की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और वायरस की जो कंपोजिशन है वो कम्प्लेक्स भी हो सकती है, थोड़ी सी सिंपल भी हो सकती है और इसके अलावा वायरस जो है वो नेकेड भी हो सकते हैं और उनके ऊपर किसी न किसी तरह का प्रोटीन इन्वेलप भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इन सारी बेसिस के ऊपर वायरस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मॉर्फोलॉजी की बेस पे अगर देखा जाए तो इसके ये डिफरेंट शेप्स का होता है। रॉड शेप वायरसेस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और टैडपोल लाइक बैक्टीरियोफेजिस वायरसेस भी होते हैं।
नेक्स्ट आती हैं डिजीजेज वायरसेस की वजह से बहुत सी डिजीजेज होती हैं। कुछ कॉमन डिजीजेज जो कि पाकिस्तान में होती हैं उनको नीचे डिस्कस किया गया है। सबसे पहली डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज़ है जो कि पॉक्स वायरसेस की वजह से होती है और ये एक एंशियंट डिजीज, एंशियंट का मतलब होता है कदीम, ये एक बहुत पुरानी डिजीज़ है और ये जिस तरह से आजकल कोरोना एक एपिडेमिक है, इसी तरह से अपने वक्त में ये चाइना में एक एपिडेमिक के तौर पे फैली थी और ये चाइना के अंदर जब एज ए एपिडेमिक आई थी, ये बात है 12th सेंचुरी की। इसके बाद 20th सेंचुरी तक ये पूरी दुनिया में फैल गई थी। जैसे कि अभी भी कोरोना जो है वो चाइना के अंदर सबसे पहले फैला था और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। इन द सेम वे स्मॉल पॉक्स भी थी वो एज ए एपिडेमिक चाइना के अंदर फैली थी और उसके बाद पूरी दुनिया में ये 20th सेंचुरी तक कॉमन डिजीज हो गई थी। स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के अंदर होता ये है कि बॉडी के ऊपर वेजिकल्स बन जाती हैं, जिस तरह से दाने दाने से बन जाते हैं, उनके अंदर पस पड़ जाती है और उसके बाद जब वो बर्स्ट होते हैं तो बॉडी के ऊपर स्कार्स बन जाते हैं, निशान से बन जाते हैं, जिनको पॉक्स कहा जाता है। 1950 के अंदर इसकी इम्यूनाइजेशन और इसकी कंट्रोल मेजर्स के थ्रू इसका जो रिस्क था उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था, लेकिन स्टिल ये बहुत से कंट्रीज़ में प्रेजेंट थी। 1980 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि ये पूरी दुनिया से रेडिकेट कर दी गई है, इसकी प्रॉपर जो है वो मेजर्स जो है वो दुनिया में आ चुकी हैं। तो 1980 से इसका ख़तरा जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अब अगर ये डिजीज़ होती भी है तो इसको एज ए एपिडेमिक नहीं लिया जाता, क्योंकि इसके अगेंस्ट सारी मेजर्स जो है वो प्रेजेंट हैं। अगर इसकी डायग्राम आप देखें तो यहाँ पर दिखाई गई है स्मॉल पॉक्स इस तरह से बॉडी के ऊपर वेजिकल्स बन जाते हैं, दाने से बन जाते हैं पूरी बॉडी पे और इनके अंदर पस होती है और जैसे जैसे ये बर्स्ट होते जाते हैं वहाँ पर बॉडी पे निशान पड़ते जाते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है आपकी हर्ब्स वायरसेस। हर्ब वायरसेस जो होते हैं ये डीएनए वायरसेस होते हैं। आपने साथ साथ याद करना है कि किस डिजीज़ के अंदर डीएनए वायरस है और किस डिजीज़ के अंदर आरएनए वायरस है। तो हर्ब्स वायरसेस जो होते हैं वो डीएनए वायरसेस होते हैं और ये डिजीज़ कॉज करते हैं जिसको हर्ब सिम्प्लेक्स कहा जाता है। ये नेचुरली अक्रिंग डिजीज़ है, किसी रीजन की वजह से नहीं एज सच होती, सिंपली किसी को भी ये हो सकती है। इसके अंदर ये होता है कि लयन सी बन जाती हैं, जो एपिथेलियल लेयर होती है हमारे एक्टोडर्मल टिश्यूज़ की, उसके ऊपर ये बन जाती है। मोस्टली ये मुंह के ऊपर, लिप्स के ऊपर या फिर बहुत सी और स्किन के साइड्स पे होती है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है कि टिश्यूज़ के ऊपर इस तरह से लयन सी बन जाती है जिसमें पसी मटेरियल सा प्रेजेंट होता है और जहाँ पर ये पड़ती है वहाँ पर निशान सा बन जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो होते हैं वो इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। ये भी एक एपिडेमिक की फॉर्म में दुनिया में प्रेजेंट है। नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है मम्स एंड मीजल्स। मम्स और मीजल वायरसेस जो होते हैं वो पैरामिक्सो वायरसेस से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये लार्ज वायरसेस होते हैं और ये इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। इन्वेलप्ड का मतलब है, जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वायरसेस जो होते हैं वो नेकेड भी हो सकते हैं और उनके आसपास प्रोटीन का कवर भी हो सकता है। तो ये वायरसेस जो होते हैं ये इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं। मम्स जो है वो एक बहुत ही खतरनाक किस्म की और वाइडली स्प्रेड डिजीज़ है, लेकिन इससे डेथ जो होती है वो कभी कभी ही किसी की होती है। नॉर्मली इससे ये होती तो है, बॉडी पे निशान भी डल जाते हैं, लेकिन इससे कोई एज सच जो है वो फैटल डिजीज़ नहीं है। इससे डेथ जो है वो मोस्टली नहीं होती। ऑलमोस्ट 60% एडल्ट जो दुनिया में हैं वो इस बीमारी से इम्यून होते हैं, उनमें ये डिजीज़ नहीं होती। मीजल्स जो है वो नॉर्मली ज़्यादातर बच्चों में होती है, लेकिन जो बड़े होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, उनमें भी इक्वल चांस होता है इसके होने का। और एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि विक्टिम का मतलब होता है शिकार, जिसके अंदर इस डिजीज़ ने होना होता है वो विक्टिम होता है। तो एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि ये डिजीज़ के जो जर्म्स होते हैं वो इम्यून हो जाते हैं विक्टिम के अंदर जाके, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाते हैं। तो मम्स और मेजल्स की भी यहाँ पर डायग्राम दिखाई गई है। इसकी पिक्चर भी इस तरह से पूरी बॉडी के ऊपर निशान पड़ जाते हैं और बहुत ही पेनफुल डिजीज़ होती है ये। नेक्स्ट आ जाता है पोलियो। पोलियोमाइलिटिस या फिर पोलियो जो है वो जिस वायरस के थ्रू होता है उसका नेम है पोलियो वायरस और ये वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है। ये किसी में भी हो सकती है। नॉर्मली ये चाइल्डहुड में होती है और ये एक ऐसी एज में होती है जिसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं इस डिज़ीज़ को। इसी वजह से
गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस होता है कि बच्चे की एक सर्टन एज तक उसको पोलियो के कतरे हर साल पिलाए जाते हैं, और अगर उस टाइम से किसी भी बच्चे का पोलियो के कतरे जो है वो मिस हो जाते हैं तो फिर प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि उस बच्चे में पोलियो की डिजीज़ जो है वो हो जाए। दुनिया में जितने वायरसेस नॉन हैं उन सब में पोलियो वायरसेस जो होते हैं वो स्मॉलर वायरसेस हैं, और इनके अंदर आरएनए जो है वो स्फेरिकल कैप्सिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये सारी डिजीजेस जो हैं वो आपने करनी है, और ये 2 मार्क्स की आपको सेपरेटली भी आ सकती हैं। एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी डिजीज जो है वो किस वायरस की वजह से हो सकती है, या किस स्पेसिफिक वायरस का आपको नेम आ सकता है, और इसके अलावा बॉडी के किस पार्ट पे डिजीज होती है ये भी आपको स्पेसिफिकली आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एड्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक के लेक्चर में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिएगा, उसको हम जूम मीटिंग में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और आने वाले लेक्चर में हम एड्स को डिस्कस करेंगे जिसको एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहा जाता है।